पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असल मसला जो कि बॉलिंग कोच का है, यहाँ पर अजहर महमूद मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। उन्हें ना हटाने का फैसला करके पीसीबी ने सबको हैरान किया है। इसके अलावा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने जा रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। जबकि विराट कोहली की रिटायरमेंट के मौका पर यूनुस खान के विराट कोहली के साथ जो स्टेट्स हैं उनका मुवाजना क्यों पेश किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस हवाले से नई बहस हो रही है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज मोहसिन रज़ा नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज बड़ी शॉकिंग न्यूज़ दी हैं और जो कि अपने ट्विटर अकाउंट से दी हैं, जो मौजूदा एक्स है। वहाँ पर सबसे पहले तो ये कहा कि 17 मई से 25 मई तक पीएसएल का नई विंडो तलाश की गई है और ये मैचेस रिज्यूम होने जा रहे हैं। इस हवाले से अपडेट आप पहले मुलाजा कर चुके हैं, लेकिन जो कोचेस के हवाले से अपडेट दी है, मैक हैसन को अब ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच होंगे और 26 मई से उनका ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि 25 मई से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ थी अब वो आगे होने जा रही है। यानी कि पहला मैच हो सकता है कि 27 मई को हो या फिर 28 मई को हो, लेकिन उससे पहले मैक हैसन पाकिस्तान टीम को एज ए हेड कोच ज्वाइन कर लेंगे, जो इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कोचिंग कर चुके हैं, बल्कि कर रहे हैं। इससे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कोचिंग कर चुके हैं, 2 पीएसएल टीमों की कोचिंग की है। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो 2005 में साल से भी कम अरसा कीनिया के कोच रहे, फिर 2012 से लेकर 2018 तक न्यूजीलैंड के हेड कोच रहे। इस दौरान न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला और मजमूई तौर पर यही वो टाइम था जब न्यूजीलैंड ने प्रोग्रेस की। मैक हैसन का जो रिकॉर्ड है या तजर्बा है एज ए कोच बड़ा शानदार है। 22 साल की उम्र से वो कोचिंग कर रहे हैं। अपनी रियासती टीम्स की कोचिंग से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने कई कामयाबियाँ समेटी हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माइक हैसन के साथ चल सकेगा, जो गैरी क्रिस्टन के साथ नहीं चल सका, जो कि मिकी आर्थर के साथ नहीं चल सका, डेव वॉटमोर के साथ नहीं चल सका। तो उनके जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है गैर मुल्की कोचेस के लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि जेसन गिलेस्पी ने इन तमाम गैर मुल्की कोचेस में सबसे ज़्यादा लचक दिखाई, कई मौका पर कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन उनके साथ भी नहीं बन सकी, बिलाखिर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। तो इस हवाले से बहरहाल ये देखना होगा कि माइक हैसन जो कि लंबे अरसे तक न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी उनका एक लंबा ताल्लुक़ है, क्या वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो नेशनल टीम है उसकी कोचिंग लंबे अरसे के लिए कर सकेंगे, ये बड़ा सवाल है और उसका जवाब हमें आने वाले दिन देंगे। लेकिन पीसीबी को बहरहाल इस मौका पर अब समझ जाना चाहिए कि हर रोज़ कोच चेंज करने से कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर नहीं हो सकती है। अगर आपने अब बना ही दिया है माइक हैसन को, तो आप इनको थोड़ा लंबा अरसा दें, इनको वक्त दें। ये ना हो कि एक सीरीज़ के बाद फिर आपकी सोच बदल जाए, फिर आपको आकब जावेद कोई पिच के बारे में मशवरा दे दें और आप सब कुछ उल्ट पुल्ट करके रख दें, या कोई और गैर मुल्की या लोकल खिलाड़ी इस तरह का मशवरा दे, अचानक आपकी नज़रों में हीरो बन जाए। तो ये चीज़ें इस तरह होती नहीं हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बच्चों वाली सोच से अब आगे निकलना पड़ेगा। ये लक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि पाकिस्तान को एक ऐसा गैर मुल्की कोच मिल गया जिसकी एक अच्छी प्रोफाइल है, अच्छी एक शनाख्त है। वरना जिस अंदाज में गैरी क्रिस्टन को साइडलाइन किया गया, मिकी आर्थर को किया गया, जेसन गिलेस्पी को किया गया, तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि कोई टॉप लेवल का गैर मुल्की कोच पाकिस्तान की कोचिंग करने के लिए तैयार होगा। तो बहरहाल माइक हैसन के वाले से एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरी बात यह है कि अजहर महमूद जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान के बॉलर्स का बेड़ा गर्क हो चुका है, अच्छे बॉलर्स यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जो प्लेयर पहले से अच्छे थे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के बाद दबाव हो रहे हैं, लेकिन अजहर महमूद को रिमूव करने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जो कि बड़ा हैरान कुन है। क्योंकि हमारी जितनी हालिया अरसे में शिकस्तें हुई हैं उसमें बड़ा किरदार हमारी ख़राब बॉलिंग का है। हमारे बॉलर्स जो कि हमारी फतह की अलामत हुआ करते थे, अब वो शिकस्त की अलामत बन चुके हैं। हमें बड़े बड़े मैचेस में बॉलर्स की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बॉलर्स की जो एक्स्ट्रा बॉल्स हैं वो तक, एक्स्ट्रा रन्स जो देते हैं वो तक कवर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन
अज़हर महमूद हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसे कम्बल बन गए हैं, ना ये उनको छोड़ रहे हैं ना पीसीबी इनको छोड़ रहा है। तो ये एक हैरानकुन चीज़ है। पाकिस्तान के पास कई अच्छे ऑप्शंस हैं बॉलिंग कोच के लिए। आप उमर गुल को ले सकते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ रहे हैं, दोबारा कोच बनने चाह रहे थे, लेकिन बांग्लादेश ने शॉन टेट के साथ मुआहिदा कर लिया, जो इससे पहले पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हैं, PSL में भी काम कर चुके हैं। लेकिन अब उमर गुल फ्री है और मौजूदा क्रिकेट में मुझे लगता है कि अज़हर महमूद से बहरहाल बेहतर चॉइस हो सकते हैं, उनके अंदर लगन भी है। तो मुझे लगता है कि उमर गुल को ही रख लेना चाहिए अगर पाकिस्तान को गैर मुल्की बॉलिंग कोच नहीं मिलता तो अज़हर महमूद की बहरहाल जगह नहीं बनती है, लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक उनके हवाले से कोई बात नहीं की जा रही है। और उसके साथ साथ जो अहम चीज़ और हुई है, जो एक बड़ी तब्दीली हो रही है, वो ये कि वो 5 मेंटोर्स जो कि 50 लाख पर मंथ पीसीबी से तनख्वाह ले रहे थे, अब उनको फारिग करने का फ़ैसला किया गया है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, क्योंकि मासवाए सरफराज अहमद के कोई भी ये जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहा था। हर किसी को या तो किसी टीवी चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, या कहीं गैर मुल्की लीग खेलने जा रहा है, कभी कोई लेजेंड क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो किसी ने इस 50 लाख की तनख्वाह को हिलाल नहीं किया। कोई मेंटोर है लेकिन खेल रहा है, शोएब मलिक जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बेहतर, बहुत ही बेहतर है कि इनको फारिग कर दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि सरफराज अहमद वाहिद मेंटोर था जो कि अपने रीजन के साथ लगा रहा, प्लेयर के साथ लगा रहा, उसने टाइम दिया, लेकिन बाकी किसी मेंटोर ने टाइम नहीं दिया। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि शायद उनके रगड़े में सरफराज भी आ गए हैं, क्योंकि वो अपना काम बहाल कर रहे थे। मिसबाह-उल-हक को देख लें, वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कभी लेजेंड लीग खेलने चले जाते हैं, कभी वो किसी टीवी चैनल के साथ मुआहिदा कर लेते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। तो एज ए मेंटोर जहाँ पर रीजन से अंडर 19 क्रिकेट से लेकर अंडर 23 और बाकी प्लेयर्स को ग्रूम करने की जिम्मेदारी उनकी थी, रीजन से टैलेंट तलाश करने की जिम्मेदारी उनकी थी। तो वो इस दौरान बाकी वो सारे काम कर रहे थे, मासवाए उस काम के जिसके लिए वो 50 लाख तनख्वाह ले रहे थे। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये फ़ैसला काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद जो दूसरा अहम फ़ैसला है वो ये है कि आकिब जावेद को अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसे आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहते रहे माजी में, उसका डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। और उसके हवाले से पहले से बात हो गई थी, क्योंकि आकिब जावेद ने यही कहा था कि वो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन चूँकि उनकी जो एक पिच के बारे में एक उनकी राय थी, मशवरा था, वो काम कर गया। उसके बाद पीसीबी ने उन्हें आंखों पर बिठा लिया, उन्हें पाकिस्तान का हेड कोच बनाने का फ़ैसला किया। शुरू में अबूरी कोच लगाया गया ताकि देखा जा सके कि वो कितने कामयाब रहते हैं, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के एज ए हेड कोच ज़्यादा अच्छे नतायज नहीं दे सके, जिसकी वजह से अब उन्हें उनके बजाय तो ज़ाहिर है कि माइक हैसन आ गए हैं एज ए हेड कोच, तो अब वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चले गए हैं। अब देखना ये है कि वहाँ पर वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि किस तरह के खिलाड़ी को ग्रूम करते हैं। ओवरऑल उनका ट्रैक रिकॉर्ड प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिहाज से बेहतर है। इरफान खान, मोहम्मद इरफान जो लंबे कद के बॉलर थे, वो भी यही ढूंढ के लाए थे। इवन के मोहम्मद आमिर को तलाश किया था। टैलेंट तलाश करने में, प्लेयर को ग्रूम करने में पाकिस्तान की क्रिकेट एकेडमी में भी और लाहौर कलंदर में भी बहरहाल उनका एक नुमाया किरदार रहा है। उम्मीद है कि आकिब जावेद यहाँ पर किसी हद तक कामयाब रहेंगे। और उसके बाद जो अहम चीज़ है कि विराट कोहली जिसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, हालांकि बीसीसीआई उन्हें मुसलसल दबाव डालता रहा कि वो अभी रिटायरमेंट ना लें, क्योंकि रोहित शर्मा भी रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी ज़रूरत है दौरा इंग्लैंड में। लेकिन विराट कोहली ने दौरा इंग्लैंड से पहले ही टेस्ट फॉर्मेट को खैरबाद कहने का फ़ैसला किया। गो के इसके हवाले से मैंने जो गुज़िश्ता रिपोर्ट बनाई थी, मेरा मकसद नहीं था कि विराट कोहली को नीचा दिखाना। मेरे कहने का मकसद ये था कि विराट कोहली एक शानदार प्लेयर रहा, लेकिन उसका जो अंजाम हो रहा है, जो इख्तिताम हो रहा है, वो अच्छे अंदाज में नहीं हो रहा। अगर वो दौरा इंग्लैंड में चले जाते तो किसी बड़ी परफॉर्मेंस के साथ इस फॉर्मेट को खैरबाद कहते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि 2024 से वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। 19 में से 17 इनिंग्स में 50 के बगैर आउट हुए हैं, सिर्फ एक सेंचुरी, एक 50 है, 23 की एवरेज है। और 2018 से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कभी कोई सेंचुरी नहीं की है। उनके दौर में, उनके टेस्ट जो करियर था उसके दौर में कभी भी भारतीय टीम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सकी है। तो इनमें से कोई एक एजाज़ हासिल करके अगर वो रिटायरमेंट लेते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल अब इसके हवाले से जो यूनुस खान के साथ उनके स्टेट्स शेयर किए जा रहे हैं,
वो बताने की कोशिश ये की जा रही है कि विराट कोहली गो के जितना बड़ा खिलाड़ी है उससे बड़ी परफॉर्मेंस यूनिस खान ने दी हुई है, लेकिन यूनिस खान को उतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली आलमी मीडिया में भी और हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी, क्योंकि यहाँ पर मसला व्यूवरशिप का है और बाकी चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने स्टेट भी रख देता हूँ कि यूनिस खान ने 118 टेस्ट मैच खेले, विराट कोहली ने 123 खेले। यूनिस खान ने 10,099 रन किए जबकि विराट कोहली ने 9,230 रन किए। एवरेज का बड़ा फ़र्क रहा, 52 एवरेज थी यूनिस खान की, 46 एवरेज थी विराट कोहली की। 4 ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई यूनिस खान ने, 34 सेंचुरियाँ बनाई जबकि 30 सेंचुरियाँ बनाई विराट कोहली ने, और 33 50 स्कोर की यूनिस खान ने, 31 स्कोर की विराट कोहली ने। तो हर लिहाज से यूनिस खान के जो स्टेट्स हैं वो बेहतर हैं विराट कोहली से, और यही चीज़ आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है कि हम अपने प्लेयर्स को जो कारकर्दगी जिनकी बेहतर होती है उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और लोगों की देखा देखी या व्यूवरशिप के चक्कर में हम उन प्लेयर्स को ज़्यादा सर पर उठाते हैं जो दर हकीकत हमारे प्लेयर्स के बराबर नहीं होते। तो ये वो चीज़ है जो कि सोशल मीडिया पर गुज़श्ता 2 रोज़ से काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, तो इसके ऊपर डिस्कस की। बहरहाल यहाँ मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि विराट कोहली कोई छोटा प्लेयर था, बहुत बड़ा अपने दौर का बहुत बड़ा प्लेयर रहा, लेकिन मसला ये है कि यूनिस खान भी उनसे बड़ा प्लेयर रहा, बेहतर परफॉर्मेंस दी, लेकिन उन्हें निस्बतन ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल सकी, मीडिया की अटेंशन नहीं मिल सकी, जो कि किसी हद तक काबिल अफसोस चीज़ है, और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है।